नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे इंजन रूम डेक 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तीनों डेक हमने पहले कवर कर लिए हैं और आज है हमारा आखिरी डेक इस इंजन रूम डेक लेआउट सीरीज में। और हम इस चौथे डेक को जो है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। इंजन रूम डेक 4 पर बहुत ही ज्यादा चीजें होती हैं और आपको लगेगा कि ये सब पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का सेशन सबसे छोटा होने वाला है क्योंकि ये सब जो मशीनरी है बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इन सब मशीनरीज के बारे में आप पहले भी 3 डेक्स पर पढ़ चुके हैं। इस डेक्स में मोस्टली क्या प्रोवाइडेड है, कुछ भी छोटे मोटे ड्रेन टैंक्स प्रोवाइडेड है और मैक्सिमम पंप्स प्रोवाइडेड है। जो भी मशीनरी हमने स्टार्टिंग के 3 डेक्स में पढ़ी है उन सारी मशीनरी के जितने भी पंप्स है वो यहाँ पर इस डेक पर रखे जाते हैं और साथ ही में कुछ जो ड्रेन टैंक्स होते हैं वो सारे ड्रेन टैंक्स इस पर्टिकुलर डेक पर रखे जाते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इस डेक पर। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ये जो सारे डेक जो मैं डिटेल में आपको पढ़ाता हूं, अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखिए हमारे ब्लॉग की। आप वहां पर जाकर हर एक आर्टिकल को डिटेल में दोस्तों पढ़ भी सकते हैं विद डायग्राम। अगर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो अभी फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए ये सारी चीजें और उसके बाद जाकर आप हमारे ब्लॉग पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप हमारे ब्लॉग पर जाकर वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको ये सारे के सारे डायग्राम्स भी वहां पर मिलने वाले हैं दोस्तों। और हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे फ्यूचर में भी मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उस हर एक टॉपिक का जो आर्टिकल है वो आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा, खुद हमारे द्वारा लिखा हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं डेक की। इस डेक को हम शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली जो मशीनरी है जो कि इस डेक पे मिलती है वो है सीओपीटी कंडेंसेट पंप। सीओपीटी कंडेंसेट पंप दोस्तों हमने बात की थी कि सीओपीटी का एक कंडेंसर होता है। हम वो थर्ड डेक पे हमने पढ़ा था कि इतना बड़ा सीओपीटी के ऊपर जो सीओपीटी के नीचे एक इतना बड़ा डंपिंग कंडेंसर लगा हुआ था। उस डंपिंग कंडेंसर में दोस्तों जो स्टीम जो टरबाइन को ड्राइव करती है सीओपीटी को, उसमें वो स्टीम जो है उसको कंडेंस कर लिया जाता है और वो कंडेंस स्टीम अब वो जो कंडेंस होकर जो वाटर बन चुका है, हॉट वाटर बन चुका है, उस हॉट वाटर को हॉट वेल तक ट्रांसफर कौन करता है? ये पंप, सीओपीटी कंडेंसेट पंप। वो जो सीओपीटी के बाद जो कंडेंसेट बना उसको जो पंप करता है वो पंप है ये। 2 पंप दोस्तों प्रोवाइडेड है सेम पर्पस के लिए कि एक जो है वो हमेशा रनिंग कंडीशन में होता है और दूसरा जो है वो स्टैंड बाय पे रहता है। अगला है दोस्तों डीजल ऑयल ट्रांसफर पंप। डीजल ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए जो पंप यूज होता है वो होता है डीजल ऑयल ट्रांसफर पंप। इतनी सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये गियर टाइप का पंप होता है। और दोस्तों अगर बात की जाए तो ये 1 नंबर प्रोवाइडेड होता है दोस्तों, और ये है हो गया डीजल ऑयल ट्रांसफर पंप। और उसी तरीके से प्रोवाइडेड होता है फ्यूल ऑयल ट्रांसफर पंप। फ्यूल ऑयल ट्रांसफर पंप देख सकते हैं आप, यहाँ पर फ्यूल ऑयल ट्रांसफर पंप है। इसका दोस्तों क्या पर्पस होता है? फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक जो होते हैं, बिंग टैंक जिसको हम और भी बोलते हैं, वहां से जो सेटलिंग टैंक में ऑयल प्रोवाइड करता है, फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक से लेकर फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक तक जो पंप ऑयल प्रोवाइड करता है वो पंप होता है दोस्तों फ्यूल ऑयल ट्रांसफर पंप। और ये दोस्तों होता है स्क्रू पंप। अगला है दोस्तों सीओपीटी कंडेंसर सी वाटर पंप। सीओपीटी कंडेंसर सी वाटर पंप। हमने अभी अभी दोस्तों बात की थी सीओपीटी कंडेंसर की, थर्ड डेक में भी बात की थी, अभी भी बात की। उस कंडेंसर में दोस्तों जो स्टीम को कंडेंस करता है उसके लिए जो लिक्विड की जरूरत होती है, जो स्टीम को कूल डाउन करता है, वो लिक्विड होता है सी वाटर। और वो सी वाटर को दोस्तों कौन पंप करता है? ये पर्टिकुलर पंप, सीओपीटी कंडेंसर सी वाटर पंप। दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी पंप है अगर आप उनका सिर्फ नाम पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी से पता चलने वाला है कि ये पंप का पर्पस क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पे बताने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जो उस पंप के बारे में अगर आप अच्छे से उसका नाम भी पढ़ लिया तो आपको पूरा का पूरा उस पंप का पर्पस समझ में आ जाएगा कि क्या बेसिक पर्पस है। बहुत सारे पंप्स प्रोवाइडेड है, ज्यादा कुछ इन डिटेल बात करने को है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है लो सी सक्शन चेस्ट। अब दोस्तों हमेशा जो होता है शिप पे सी सक्शन चेस्ट बने हुए रहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों? सी वाटर को अंदर लेने का काम होता है सी सक्शन चेस्ट का। यहां से हम जो है सी वाटर को अंदर लेते हैं। अब दोस्तों शिप पे 2 तरीके के सी सक्शन चेस्ट प्रोवाइडेड होते हैं। एक तो होता है लो सी सक्शन चेस्ट और एक होता है हाई सी सक्शन चेस्ट। दोस्तों जब भी हमारी शिप जो है वो शैलो वाटर्स में होती है, यानी कि पोर्ट के पास होती है जहां पे जो पानी की गहराई कम है, तो हम सी वाटर को शिप के अंदर लेने के लिए कौन सा चेस्ट यूज करते हैं? हाई सी सक्शन चेस्ट यूज करते हैं। और दोस्तों अगर हमारी शिप दोस्तों सेल कर रही है, मिडिल ऑफ द ओशन है जहां पर पानी की जो है गहराई बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों उस कंडीशन में हम सी वाटर को शिप के अंदर लेने के लिए कौन सा वाला सी चेस्ट यूज करते हैं? लो सी सक्शन चेस्ट। अगेन बोलूंगा, पानी की गहराई कम है, शैलो वाटर है तो हाई सी सक्शन चेस्ट। पानी की गहराई ज्यादा है, मिडिल ऑफ द ओशन में है आप, तो लो सी सक्शन चेस्ट। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं
मेन सी वाटर पंप, नाम से बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे तो कुछ समझाने की बात ही नहीं रह गई है। मेन सी वाटर पंप यानी कि ऐसे पंप जो कि सी वाटर को अंदर लेते हैं, जो कि ये यहाँ पर तो दोस्तों पानी आ गया है, यहाँ से दोस्तों मेन सिस्टम में जो पानी आ चुका है उसको मेन सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए भी तो पंप चाहिए रहेंगे, वो दोस्तों ये पंप होते हैं मेन सी वाटर पंप। दोस्तों 3 मेन सी वाटर पंप प्रोवाइडेड होते हैं, नंबर 1, 2, 3। इसके बाद दोस्तों है एमजीपीएस। एमजीपीएस का मतलब दोस्तों क्या होता है? मरीन ग्रोथ प्रिवेंशन सिस्टम। मरीन ग्रोथ प्रिवेंशन सिस्टम। मरीन ग्रोथ क्या होती है दोस्तों? जब भी हम सी वाटर अंदर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी के अंदर, वो सब अंदर आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको दोस्तों निकालना पड़ता है, उनको पानी में से निकालना पड़ता है, वरना वो आपकी सिस्टम खराब कर देंगे। तो उनको पानी में से निकालने का काम दोस्तों किसका है? एमजीपीएस का, मरीन ग्रोथ प्रिवेंशन सिस्टम का। वो ही काम है कि जितनी भी आपकी मरीन ग्रोथ है सी वाटर के अंदर, उसको ये निकाल देता है और सिर्फ जो सी वाटर है उसको आगे सेंड करता है। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर है इमरजेंसी बिल्ज सक्शन वाल्व। नाम दोस्तों फिर से सुनिए, इमरजेंसी बिल्ज सक्शन वाल्व। दोस्तों इस वाल्व का क्या पर्पस होता है? जब भी शिप पर फ्लडिंग हो जाती है इंजन रूम में, तो पानी निकालने के लिए वो जो फ्लडिंग का जो एक्स्ट्रा वाटर है दोस्तों, उसको निकालने के लिए हम ये वाल्व यूज करते हैं। दोस्तों ये वाल्व कनेक्टेड होता है किसी भी एक सी वाटर पंप से। नॉर्मली ये जो 3rd सी वाटर पंप है, इससे ये वाल्व कनेक्टेड होता है। तो दोस्तों हमने इमरजेंसी के टाइम पे, फ्लडिंग के टाइम पे ये वाल्व खोल दिया और ये जो 3rd नंबर पंप है इसको स्टार्ट कर दिया हमने। तो दोस्तों क्या करेगा, अब ये जो पंप है वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा जो फ्लडिंग वाटर है उसको शिप के बाहर फेंकना शुरू कर देगा। तो दोस्तों यही पर्पस है इस वाल्व का कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है फ्लडिंग के टाइम पे, उसको ये बाहर निकालने में काम आता है। अगला है दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेश वाटर जनरेटर लो सी सक्शन चेस्ट। वापस से नाम बोलूंगा दोस्तों, अच्छे से सुनना। डेडिकेटेड फ्रेश वाटर जनरेशन लो सी सक्शन चेस्ट। इसका क्या पर्पस होता है दोस्तों? हमने 2 ऑलरेडी सी चेस्ट पढ़ चुके हैं, एक तो लो सी सक्शन चेस्ट और एक हाई सी सक्शन चेस्ट। लेकिन दोस्तों इसका क्या पर्पस है? डेडिकेटेड फ्रेश वाटर जनरेटर लो सी सक्शन चेस्ट। दोस्तों फ्रेश वाटर जनरेटर के लिए हम एक अलग से सी चेस्ट प्रोवाइड करते हैं, छोटा सा अलग से सी चेस्ट प्रोवाइड होता है, जहां से सिर्फ और सिर्फ पानी जाता है फ्रेश वाटर जनरेटर को। तो दोस्तों वो जो सी सक्शन चेस्ट है उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेश वाटर जनरेटर लो सी सक्शन चेस्ट। अब दोस्तों बोलेंगे कि इसका हाई सी सक्शन चेस्ट का है, तो दोस्तों हाई सी सक्शन चेस्ट नहीं होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर जनरेटर हम नॉर्मली शैलो वाटर्स में यूज नहीं करते हैं, पोर्ट के पास यूज नहीं करते हैं, हम नॉर्मली मिडिल ऑफ द ओशन ही यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम नॉर्मली जब भी मिडिल ऑफ द ओशन होते हैं, तो हमने अभी भी पढ़ा कि हमको सिर्फ लो सी सक्शन चेस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए जो फ्रेश वाटर जनरेटर का जो सी सक्शन चेस्ट होता है वो होता है हमेशा लो सी सक्शन चेस्ट। उसके बाद आता है दोस्तों फ्रेश वाटर जनरेटर इजेक्टर पंप। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहे नंबर 1 और नंबर 2, 2 फ्रेश वाटर जनरेटर इजेक्टर पंप होते हैं। दोस्तों फ्रेश वाटर जनरेटर इजेक्टर पंप का क्या पर्पस होता है? 3 पर्पस होते हैं इसका। फर्स्ट पर्पस दोस्तों होता है कि जो फ्रेश वाटर जनरेटर की शेल है वहां पर ये दोस्तों इवापोरेटर में सी वाटर प्रोवाइड करता है, जिससे कि आखिर में फ्रेश वाटर बनता है। अगला दोस्तों पर्पस है कि ये जो ब्राइन इजेक्टर होता है, जो कि जो सी वाटर जो कि आपकी इवापोरेटर शेल में से दोस्तों ब्राइन को रिमूव करता है, उस ब्राइन इजेक्टर को जो ड्राइविंग वाटर प्रोवाइड करता है ये इजेक्टर पंप। और दोस्तों तीसरा है जो एयर इजेक्टर। एयर इजेक्टर किस लिए यूज होता है? फ्रेश वाटर जनरेटर में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। उस एयर इजेक्टर को भी दोस्तों ड्राइविंग वाटर कौन प्रोवाइड करता है? फ्रेश वाटर जनरेटर इजेक्टर पंप। अब दोस्तों बात करते हैं डेक सील सी वाटर पंप की। डेक सील सी वाटर पंप क्या होता है? दोस्तों इनर्ट गैस सिस्टम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छी में पता चलेगा कि डेक सील क्या होता है। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि इनर्ट गैस जब हम कार्गो टैंक्स में जब ट्रांसफर करते हैं तो इनर्ट गैस फिर से बैक फ्लो ना हो जाए, पीछे की तरफ ना आ जाए, इसके लिए हम डेक सील प्रोवाइड करते हैं। तो एज आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एज अ नॉन रिटर्न वाल्व ये प्रोवाइड करता है। तो इसको दोस्तों प्रोवाइड करना होता है सी वाटर इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए। तो वो जो सी वाटर प्रोवाइड करता है वो है ये पंप, डेक सील सी वाटर पंप। अगला है दोस्तों रेफ्रिजरेशन कूलिंग सी वाटर पंप। रेफ्रिजरेशन कूलिंग सी वाटर पंप। दोस्तों रेफ्रिजरेशन साइकिल में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पर कूलिंग होती है, वो जगह है दोस्तों कंडेंसर। तो कंडेंसर में दोस्तों रेफ्रिजरेंट की कूलिंग के लिए, रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कूलिंग मीडियम यूज होता है वो होता है दोस्तों सी वाटर। और वो सी वाटर दोस्तों कौन प्रोवाइड करता है? ये पंप। बस इतना सा इसका पर्पस है। अगला है दोस्तों स्टर्न ट्यूब ब्लूवेल ग्रेविटी टैंक। आप ये देख सकते हैं सॉरी मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, स्टर्न ट्यूब ब्लूवेल ड्रेन टैंक। अगला है स्टर्न ट्यूब ब्लूवेल ड्रेन टैंक।
हमने डेक 1 और डेक 2 में पढ़ा था कि स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल प्रोवाइड होता है स्टर्न ट्यूब के लिए, और उसके पर्पसेस भी डिस्क्राइब कर लिए थे, कब कौन सा स्टर्न ट्यूब का ल्यूब ऑयल यूज होता है, कब हाई टैंक यूज होता है, कब लो टैंक यूज होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब दोस्तों स्टर्न ट्यूब के ल्यूब्रिकेशन के बाद वो ऑयल कहाँ पे जाता है, वो इस टैंक में आता है, ड्रेन टैंक में। स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक में आता है। और दोस्तों यहीं पे आप देख सकते हैं कि दो और पंप्स भी प्रोवाइडेड है, स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल पंप्स। देख सकते हैं दो पंप्स प्रोवाइडेड है, स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल पंप्स। इनका दोस्तों क्या पर्पस है, इस टैंक से ये फिर से ऑयल को अलग वापस से फिर से हाई टैंक और लो टैंक में भेजते हैं। ड्रेन टैंक से इस ऑयल को लेकर फिर से हाई टैंक और लो टैंक में भेजा जाता है। और वो दोस्तों काम कौन करता है, ये दोनों पंप, स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल पंप्स। अगला है दोस्तों मेन इंजन एयर कूलर क्लीनिंग टैंक। मेन इंजन एयर कूलर क्लीनिंग टैंक, हमने मेन इंजन का जो एयर कूलर है दोस्तों उसके बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर टैंक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों मेन इंजन का जो एयर कूलर है उसकी दोस्तों क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टाइम पे। तो दोस्तों क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं केमिकल। तो इस पर्टिकुलर टैंक में दोस्तों हम केमिकल का सोल्यूशन बनाते हैं। केमिकल कौन सा होता है, ACC9 केमिकल हम यूज करते हैं, और इस टैंक में जो है उस केमिकल का सोल्यूशन बनाते हैं। और इस पंप के द्वारा, ये जो पंप यहाँ पर प्रोवाइडेड है एयर कूलर सर्कुलेशन पंप, इस पंप के द्वारा दोस्तों ये जो सोल्यूशन है, केमिकल सोल्यूशन है, इसको हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, पर्टिकुलर जो हमारा एयर कूलर है उसके अंदर दोस्तों हम उसको सर्कुलेट कराते हैं इस केमिकल को, जिससे कि वो एयर कूलर अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगली मशीनरी दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल है, स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल कूलर। ये देखिए दोस्तों एक स्टर्न ट्यूब ल्यूब ऑयल कूलर है। स्टर्न ट्यूब का जो ल्यूब ऑयल है वो दोस्तों स्टर्न ट्यूब की कूलिंग के बाद वो जो है वो गर्म हो जाता है, उसको दोस्तों कूल भी तो करना पड़ेगा फिर से, तो वो कूल करने का काम है दोस्तों इस पर्टिकुलर कूलर का, बस इतना सा काम है। अब दोस्तों इस वाले पोर्शन को, ये जो मिडिल पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस साइड की मशीनरी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने स्टारबोर्ड साइड की मशीनरी डिस्कस कर ली, अब हम दोस्तों पोर्ट साइड की मशीनरी डिस्कस करेंगे, और आखिर में दोस्तों हम ये जो मिडिल का पूरा पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे कि ये इस पोर्शन का क्या काम है, ये पोर्शन में होता क्या क्या है। अभी के लिए दोस्तों इस साइड में आ जाते हैं। तो पोर्ट साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग हमने यहाँ पे दिखाई है। अब दोस्तों इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग का मैंने पूरा स्टीयरिंग गियर में पूरा का पूरा फंडा समझा दिया था कि स्टीयरिंग इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग क्या होती है, क्या इसका पर्पस होता है, कैसा होता है इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग। अभी के लिए दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट में आइडिया दे देता हूं कि इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग होती क्या है। तो दोस्तों इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग ये होती है कि फायर के दौरान दोस्तों आपका जो स्मोक होता है वो ऊपर की तरफ राइज होता है, और अगर उस कंडीशन में आप इंजन रूम को नॉर्मल स्टेयर केसेस से एस्केप कर रहे हैं तो दोस्तों जो स्मोक है वो आपके जो है नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, और उसी से आपकी वहां पे जो है अनकॉन्शियसनेस हो सकती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों डेक 4 पर एक इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग का एंट्रेंस प्रोवाइडेड होता है। ये दोस्तों एक इतना बड़ा ब्लॉक टाइप ब्लॉक होता है, एकदम बिल्कुल वर्टिकल साइज का, कंप्लीटली पैक्ड, और 4 डेक से दोस्तों इसकी एंट्री होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको जब भी फायर लगती है तो आपको क्या करना है, सीधा इस 4 डेक पर जाना है, इसको इस डोर को खोलना है और इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग के अंदर घुस जाना है। उससे दोस्तों क्या होगा कि नीचे की तरफ स्मोक होता नहीं है, तो आप अनकॉन्शियसनेस से बचे रहेंगे, आप अनकॉन्शियस नहीं होंगे। और एक बार आप इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग में घुस गए तो दोस्तों इसके अंदर एक बहुत बड़ा रंग लैडर होता है, जो कि या तो आपको स्टीयरिंग गियर रूम पे ले जाएगा या फिर आपको सीधा मेन डेक पे ले जाएगा। तो आपको बस वो रंग लैडर चढ़ के ऊपर तक जाना है। इसके अंदर दोस्तों लाइटिंग भी प्रोवाइडेड होती है, एक टॉर्च भी प्रोवाइडेड होती है, और दोस्तों एक नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर भी प्रोवाइडेड होता है। उससे दोस्तों क्या पर्पस है कि अगर आपको समझ लीजिए कोई कैजुअलिटी हो गई इमरजेंसी एस्केप ट्रंकिंग के अंदर, बाय चांस आप बहुत रश में है और आप कहीं से गिर गए, आपको कोई कैजुअलिटी हो गई, तो जो नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर है उसके ऊपर दोस्तों आपको अच्छे से बांध दिया जाता है, और उसके बाद दोस्तों एक रोप एंड पुली अरेंजमेंट होता है, उसके द्वारा दोस्तों आपको टॉप पे जो है खींच लिया जाता है। जो भी मेन डेक पे जो भी पर्सन होते हैं वो आपको उस अरेंजमेंट के द्वारा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, और आपको फायर से आप बचे रहेंगे। उस कंडीशन में भी आपको मेन जो है इंजन रूम में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता है मेन इंजन स्कैवेंज ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक। मेन इंजन स्कैवेंज ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक, दोस्तों मेन इंजन का जो स्कैवेंज मैनिफोल्ड होता है उसके बाहर हमेशा कुछ ना कुछ ऑयल गिरा हुआ रहता है। कहां से दोस्तों ऑयल आता है, या तो वो सिलेंडर ऑयल हो सकता है, या फिर जो जब भी अपनी जो पिस्टन रॉड होती है वो क्रैंकेज से बाहर आती है तो दोस्तों कुछ ऑयल जो है वो वहां से लीक होकर यहाँ पर गिर जाता है दोस्तों स्कैवेंज मैनिफोल्ड के पास में, और वहां से जो ऑयल है दोस्तों वो ड्रेन कर लिया जाता है इस पर्टिकुलर टैंक में, मेन इंजन स्कैवेंज ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक। तो यहाँ पर वो जितना भी स्कैवेंज का जो ल्यूब ऑयल होता है दोस्तों वो यहाँ पर आकर ड्रेन हो जाता है। बस इतना सा पर्पस है इस पर्टिकुलर टैंक का। उसके ऊपर भी दोस्तों एक और ड्रेन टैंक है, स्टफिंग बॉक्स ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक।
तो दोस्तों स्टफिंग बॉक्स के अंदर जितना भी जो ल्यूब ऑयल होता है, इसके जो लीकेज ल्यूब ऑयल होता है, वो सारा ल्यूब ऑयल दोस्तों कहां पर आ जाता है, स्टफिंग बॉक्स ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक में आ जाता है वो सारा ल्यूब ऑयल। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मशीनरी है शिप पे, जो कि आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीनरी बोल सकते हैं आज के टाइम पे, और वो मशीनरी है दोस्तों ऑयली वाटर सेपरेटर। ऑयली वाटर सेपरेटर, जिसको यहाँ पर लिख रखा है OWS, ऑयली वाटर सेपरेटर विद 15 ppm इक्विपमेंट। ऑयली वाटर सेपरेटर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जो भी हमारे बिल्जेस होते हैं उसके अंदर ऑयली वाटर मिक्सचर होता है, और उस मिक्सचर को हमें ओवरबोर्ड थ्रो करना ही होता है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस आप जो है ऑयल ओवरबोर्ड थ्रो नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई भी सोल्यूशन ओवरबोर्ड थ्रो नहीं कर सकते जिसमें ऑयल का कंटेंट 15 ppm से ज्यादा है। तो दोस्तों अगर हमें इस ऑयली वाटर मिक्सचर को जो कि बिल्जेस में प्रोवाइडेड है, इसको अगर हमें ओवरबोर्ड थ्रो करना है तो हमें इसके अंदर से पहले जितना भी ऑयल है वो रिमूव करना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर का जो ऑयली वाटर जो ऑयल का जो कंटेंट है वो 15 ppm से नीचे आ जाए। तो ये ऑयल निकालने का दोस्तों काम कौन करेगा, वो काम करता है ऑयली वाटर सेपरेटर। नाम से आपको पता चल गया होगा ऑयली वाटर सेपरेटर, यानी ऑयल और वाटर को सेपरेट करता है, ऑयल को निकालकर फेंक देता है साइड में, मतलब रख देता है। एक टैंक होता है जहां पर वो ऑयल सारा चला जाता है, और जो दोस्तों जितना भी जो वाटर है वो दोस्तों जिसका कंटेंट 15 ppm से कम है वो ओवरबोर्ड थ्रो कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों पर्पस होता है ऑयली वाटर सेपरेटर का। और 15 ppm इक्विपमेंट दोस्तों ये क्या मॉनिटर करता है, ये मॉनिटर करता है कि जो भी वाटर ओवरबोर्ड थ्रो किया जा रहा है उसका जो कंटेंट है, वो ऑयल का कंटेंट उस वाटर में वो 15 ppm से कम है या नहीं। अगर 15 ppm से ज्यादा हुआ ऑयल का कंटेंट तो ये ऑटोमेटिकली ओवरबोर्ड वाल्व को बंद कर देगा और जो वाटर है वो बाहर जाना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये है बेसिक पर्पस ऑयली वाटर सेपरेटर का। इसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हम डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए दोस्तों इतना ही था कि आपको समझ में आ जाए कि बेसिक पर्पस क्या होता है इस पर्टिकुलर मशीनरी का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक और पंप आ जाता है जिसका नाम है स्लज पंप। दोस्तों जितना भी स्लज होता है, हैवी स्लज होता है शिप पर, उसको दोस्तों ट्रांसफर करने के लिए जो भी पंप यूज होता है वो होता है स्लज पंप। एक और पंप आ जाता है दोस्तों बिल्ज पंप। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे पंप है। पहली बात, इस डेक पे जितने भी पंप्स होते हैं मैक्सिमम पंप्स जो होते हैं वो 4 डेक पे प्रोवाइडेड होते हैं, और नाम से ही आपको बेसिक उनका फंक्शन पता चल जाता है। क्योंकि इन सारे पंप्स की जो मशीनरी है वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन पंप्स के बारे में डिस्कस करने में कि इन पंप्स का क्या काम है। तो दोस्तों बिल्ज पंप, तो बिल्ज पंप का दोस्तों क्या काम होता है, बिल्ज होल्डिंग टैंक से जो ऑयली वाटर मिक्सचर हम OWS में ट्रांसफर करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिल्ज टैंक से, बिल्ज होल्डिंग टैंक से जो भी हम ऑयली वाटर मिक्सचर OWS में ट्रांसफर करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ बिल्ज पंप करते हैं। बिल्ज पंप ही वो पंप है जो कि ऑयली वाटर मिक्सचर को बिल्ज होल्डिंग टैंक से OWS में ट्रांसफर करता है, और ये होता है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप। ये होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप। बहुत ही बार इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिल्ज पंप कौन से टाइप का पंप होता है, तो लोग मैक्सिमम क्योंकि वाटर को क्या हैंडलिंग करने के लिए दोस्तों हम नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं शिप पे, लेकिन ये होता है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्यों? क्योंकि अगर हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किया तो दोस्तों वो सारा का सारा ऑयली वाटर मिक्सचर जो है उसको अच्छे से चर्न कर देगा, और उसके बाद OWS के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उस वाटर में से ऑयल को निकालना। लेकिन क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप दोस्तों ऑयल और वाटर मिक्सचर को चर्न नहीं करता है, जैसा है उसको सीधा सिर्फ ट्रांसफर कर देता है पुश देके, तो उस वजह से दोस्तों ये बिल्ज पंप यूज किया जाता है जो कि होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। और उसके बाद दोस्तों वो जो ऑयली वाटर मिक्सचर जाता है OWS में, तो OWS के लिए काफी आसान हो जाता है उस ऑयल को रिमूव करना, क्योंकि वो अच्छे से चर्न नहीं हुआ है वाटर के साथ। तो इसीलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर 2 और टैंक मिलेंगे, ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक एंड फ्यूल ऑयल ड्रेन टैंक। फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक एंड फ्यूल ऑयल ड्रेन टैंक। दोस्तों हमने फर्स्ट टैंक पे पढ़ा था ल्यूब ऑयल सेटलिंग टैंक एंड फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक। तो उस सेटलिंग टैंक में दोस्तों जितना भी हैवी फेज होता है जो कि नीचे की तरफ रह जाता है, उसको कहां पे ट्रांसफर किया जाता है इन पर्टिकुलर टैंक में, ल्यूब ऑयल सेटलिंग टैंक से जो हैवी फेज होता है वो इस टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक में, और फ्यूल ऑयल सेटलिंग टैंक से जो हैवी फेज होता है जो कि नीचे की तरफ सेटल हो जाता है उसको कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, फ्यूल ऑयल ड्रेन टैंक में। अब दोस्तों ये जो है उसको हम अच्छे से प्यूरिफाई करके इमरजेंसी के टाइम पे भी यूज करते हैं, या फिर मैक्सिमम जो शिप्स होती है उसको ये वेस्ट ऑयल की तरह जला देते हैं इंसिनरेटर में। अब दोस्तों आती है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज, कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल पंप। ये रहे दोस्तों 2 पंप प्रोवाइडेड होते हैं, कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल पंप। तो दोस्तों मैंने जब थर्ड डेक में पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम मेन इंजन के कैमशाफ्ट के लिए डिफरेंट ल्यूब ऑयल क्यों यूज करते हैं, मेन इंजन का जो ल्यूब ऑयल है वही क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली मेन इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही जो ल्यूब ऑयल होता है उसी से जो है ल्यूब्रिकेट होते हैं। तो हम मेन इंजन कैमशाफ्ट के लिए दोस्तों अलग से ल्यूब ऑयल क्यों यूज करते हैं।
तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वो जवाब देने वाला हूं कि क्यों हम जो कैमशाफ्ट के लिए है वो अलग ल्यूब ऑयल यूज करते हैं। दोस्तों कैमशाफ्ट सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक जो कैमशाफ्ट होता है पर यूनिट पे वो कौन कौन सी चीजों को ड्राइव करता है। सबसे पहला होता है फ्यूल पंप और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। अब जब दोस्तों जो कैम जो है वो फ्यूल पंप को ड्राइव कर रहा है तो उसमें दोस्तों वो फ्यूल पंप के फॉलोअर के कांटेक्ट में है। और समझ लीजिए अगर दोस्तों फॉलोअर के साइड में अगर कहीं पे भी लीकेज हो गया तो जो फ्यूल ऑयल है वो लीक करेगा, फ्यूल ऑयल बिल्कुल लीक करेगा। और अगर दोस्तों इस कंडीशन में अगर हम जो मेन इंजन का ल्यूब ऑयल है उसी के थ्रू अगर हम कैमशाफ्ट का ल्यूब्रिकेशन कर रहे हैं तो पहली बात तो मेन इंजन का ल्यूब ऑयल बहुत ज्यादा होता है, अराउंड दोस्तों 35,000 लीटर्स होता है एक बार में। मेन इंजन के अंदर जितना ल्यूब ऑयल होता है वो होता है अराउंड 35,000 लीटर्स एक बार में। तो अगर दोस्तों वो मेन इंजन का ल्यूब ऑयल हम यूज कर रहे हैं कैमशाफ्ट को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, तो अब ये जो फ्यूल ऑयल है दोस्तों वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ में, मेन इंजन के ल्यूब ऑयल के साथ में। और ऑफ कोर्स अगर एक बार फ्यूल ऑयल मिक्स हो गया तो वो जो ल्यूब ऑयल है उसको प्यूरिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आखिर में आपको वो जो ल्यूब ऑयल है उसको यूज करना छोड़ना पड़ेगा और पूरा का पूरा नया ल्यूब ऑयल लाना पड़ेगा। तो उसी कंडीशन से दोस्तों बचने के लिए हम कैमशाफ्ट के लिए डिफरेंट ल्यूब ऑयल यूज करते हैं। सिर्फ 1000 जो टन होता है, सिर्फ 1000 टन का दोस्तों 1000 लीटर का यानी कि 1 टन का दोस्तों हम यूज करते हैं ल्यूब ऑयल अलग से कैमशाफ्ट के लिए। उससे दोस्तों क्या होगा, अगर फ्यूल पंप बाय चांस लीक कर भी गया तो दोस्तों जो फ्यूल ऑयल मिक्स होगा वो होगा कम अमाउंट ऑफ ऑयल में। जो कैमशाफ्ट का जो अलग से ल्यूब ऑयल है छोटा सा 1000 लीटर, उसी में दोस्तों वो जो है फ्यूल ऑयल मिक्स होगा और वही ऑयल हमको चेंज करना पड़ेगा, ना कि हमको 36,000 लीटर का मेन इंजन का सारा ल्यूब ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम यूज करते हैं अलग से कैमशाफ्ट के लिए ल्यूब ऑयल। अब दोस्तों बात करते हैं कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल पंप का क्या काम है। तो वो ल्यूब ऑयल को जो पंप करता है कैमशाफ्ट में दोस्तों वो होता है कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल पंप। इतनी सी बात है दोस्तों। 2 पंप प्रोवाइडेड होते हैं अगेन, एक होता है जो कि नॉर्मली काम करता है और दूसरा होता है स्टैंड बाय पे। उसके बाद दोस्तों एक टैंक मिलेगा आपको मेन इंजन कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक, मेन इंजन कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक। तो दोस्तों कैमशाफ्ट की दोस्तों पूरी कूलिंग के बाद कैमशाफ्ट के ल्यूब्रिकेशन के बाद दोस्तों वो जो ऑयल आता है फिर से कहां पर आकर गिरता है, कैमशाफ्ट ल्यूब ऑयल ड्रेन टैंक में। बस दोस्तों इतना सा पर्पस है इस पर्टिकुलर टैंक का। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों पर्टिकुलर पंप के बारे में। सबसे पहला है एयर कंडीशनिंग कूलिंग सी वाटर पंप। देख सकते हैं आप एयर कंडीशनिंग कूलिंग सी वाटर पंप। तो दोस्तों ये आपके एयर कंडीशन सिस्टम में यूज होता है। एयर कंडीशन सिस्टम में दोस्तों कहां पर यूज होता है, अगेन कंडेंसर में, जो रेफ्रिजरेंट को जो कूल किया जाता है, जहां पे रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है दोस्तों वहां पे ये यूज किया जाता है। ये वहां पे जो सी वाटर होता है जो कि कूल करता है रेफ्रिजरेंट को, वो सी वाटर को कौन पंप करता है, ये पर्टिकुलर पंप, एयर कंडीशन कूलिंग सी वाटर पंप। उसके बाद दोस्तों आता है आईजीएस स्क्रबर सी वाटर पंप। दोस्तों इनर्ट गैस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें स्क्रबर टावर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रबर टावर का मैं एक बार मेन बेसिक फंक्शन बता देता हूं। उसका दोस्तों काम यही है कि जो इनर्ट गैस जा रही है बॉयलर के एग्जॉस्ट से हम इनर्ट गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो उस इनर्ट गैस में सारी की सारी इंप्योरिटीज को रिमूव करके एक जो प्योर इनर्ट गैस है उसको आगे की तरफ ट्रांसफर करता है स्क्रबर पंप। तो उस चीज के लिए दोस्तों हमें काम होता है सी वाटर का, सी वाटर की जरूरत होती है। और वो सी वाटर दोस्तों कौन प्रोवाइड करता है, इनर्ट आईजीएस स्क्रबर सी वाटर पंप। ये जो पंप है यही पंप उस सी वाटर को प्रोवाइड करता है स्क्रबर टावर में। तो ये पर्पस हो गया दोस्तों इनर्ट गैस स्क्रबर सी वाटर पंप का। अब दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर है हाई सी सक्शन चेस्ट। इसके बारे में दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जब हमने लो सी सक्शन चेस्ट के बारे में पढ़ा था। हाई सी सक्शन चेस्ट कब यूज होता है, जब आपकी शिप शैलो वाटर्स में होती है, यानी कि पानी की गहराई जो है वो कम होती है, तब यूज होता है हाई सी सक्शन चेस्ट। पानी की गहराई ज्यादा है तो लो सी सक्शन चेस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोस्तों 2 फायर पंप प्रोवाइडेड है। मैंने क्या नाम दिया है दोनों फायर पंप का, क्या बोलते हैं इन दोनों फायर पंप को जनरली शिप पे, फायर जनरल सर्विस पंप, फायर बिल्ज एंड ब्लास्ट पंप। फिर से नाम बोलूंगा दोस्तों, फायर जनरल सर्विस पंप, फायर बिल्ज एंड ब्लास्ट पंप। दोनों पंप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पंप में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस नाम डिफरेंट देके रखा है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फायर पंप होता है इसके वेरियस पर्पसेस क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों के लिए ये फायर पंप यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज होती है जिसके लिए फायर पंप यूज किया जाता है वो ऑफ कोर्स इसी का नाम सजेस्ट करता है कि अगर शिप पर फायर लग गई है तो उस कंडीशन में फायर को बुझाने के लिए जो सी वाटर अंदर लाना पड़ेगा, जो सी वाटर के थ्रू जो फायर वो बुझेगी, वो कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों, फायर पंप। कोई भी इनमें से कोई भी फायर पंप आप यूज कर सकते हैं उस पर्पस के लिए। अगला दोस्तों है शिप पे हो गई है फ्लडिंग आपके इंजन रूम में। फ्लडिंग के टाइम पे दोस्तों आपको वाटर बाहर की तरफ फेंकना है, तो दोस्तों कौन सा पंप यूज करेंगे आप, अगेन
फायर पंप, उस कंडीशन में भी आप फायर पंप यूज कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों क्या कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप नॉर्मल जो है डेक वॉशिंग वगैरह के लिए भी आप इस पंप को यूज कर सकते हैं, यानी कि जनरल सर्विस के लिए इस पंप को यूज करते हैं। नॉर्मल क्लीनिंग, जो डेक क्लीनिंग हो गई दोस्तों, इन सब आप बेसिक पर्पसेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम दोस्तों हम ये भी रखते हैं जनरल सर्विस पंप। जनरल सर्विस पंप इसीलिए नाम रखा है फायर जनरल सर्विस पंप। तो ये आप बेसिक जो जनरल पर्पसेस होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और पर्पस है फायर पंप का, वो है एज अ बलास्ट स्ट्रिपिंग इंडक्टर काम करता है। यानी कि जो आपका जो बलास्ट टैंक में जब आप दोस्तों सारा का सारा बलास्ट बाहर निकाल रहे होते हैं तो दोस्तों टैंक के नीचे थोड़ा सा बलास्ट वाटर बच जाता है। अब इस बलास्ट वाटर को निकालने के लिए दोस्तों एक बलास्ट स्ट्रिपिंग इंडक्टर प्रोवाइड होता है। इंडक्टर का क्या पर्पस है दोस्तों, एक साइड से वाटर जाएगा और नीचे की तरफ दोस्तों वेंचुरी इफेक्ट के कारण वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे कि जो टैंक के नीचे जितना भी वाटर बचा है बलास्ट टैंक में, वो सारा का सारा वाटर भी निकल के बाहर की तरफ हो जाएगा और टैंक बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में जो ड्राइविंग वाटर प्रोवाइड करता है बलास्ट स्ट्रिपिंग इंडक्टर को, वो भी कौन प्रोवाइड करता है, फायर पंप। तो ये दोस्तों कुछ पर्पसेस हो गए हैं फायर पंप के। तो फायर पंप के 3-4 पर्पसेस होते हैं, मैंने सारे के सारे पर्पस आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। नाम दोस्तों अलग अलग दिया गया है लेकिन पर्पस दोनों पंप का बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों जल्दी से बात करते हैं जो बीच वाला एरिया है उसके बारे में। बाकी की सारी मशीनरीज हमने डिस्कस कर ली दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गई है। बीच वाले एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। दिख बड़ा रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है, 5 मिनट का काम है। सबसे पहले ये क्या है, क्रैंकेज डोर्स। ये जितने भी आपको डोर्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये है क्रैंकेज डोर्स। तो बस इसमें अब क्या बताऊं दोस्तों, क्रैंकेज के अंदर जाने के लिए जो डोर प्रोवाइडेड होते हैं वो होते हैं क्रैंकेज डोर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने क्रैंकेज डोर प्रोवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हमने प्रीवियस जो हमने डेक्स पढ़े होंगे आपने, तो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि हम जिस इंजन के बारे में बात कर रहे हैं वो है 6 सिलेंडर इंजन। तो 6 सिलेंडर इंजन के लिए दोस्तों कितने क्रैंकेज डोर्स होने चाहिए, 6 क्रैंकेज डोर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 7 क्रैंकेज डोर है दोस्तों, एक डोर एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड होता है। वो डोर कहां की तरफ जाता है, वो डोर जाता है दोस्तों चेन और गियर केसिंग। एक अलग से केसिंग प्रोवाइडेड होता है जिसका नाम है चेन और गियर केसिंग। अब दोस्तों ये होता क्या है चेन और गियर केसिंग, दोस्तों जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो ड्राइव करता है कैमशाफ्ट को, राइट। फिर से रिपीट करूंगा, जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो ड्राइव करता है कैमशाफ्ट को। अब वो 2 तरीके से ड्राइव कर सकता है, या तो एक चेन मैकेनिज्म के साथ, एक चेन लगी हुई है, एक लंबी सी चेन लगी हुई है कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट के बीच में, तो उस वजह से जब भी क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रहा है तो कैमशाफ्ट भी रोटेट करेगा। या फिर एक और चीज हो सकती है कि गियर्स लगे हुए हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के बीच में दोस्तों गियर्स लगे हुए हैं, तो जब भी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा तो वो इन गियर्स को रोटेट करेगा और ये गियर्स एंड में किसको रोटेट करेंगे, कैमशाफ्ट को। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में क्या होता है कि 2 हमारे मेन इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं। पहला है B&W, MAN B&W और दूसरा है दोस्तों सल्जर। तो MAN B&W जो है वो दोस्तों फर्स्ट टाइप वाला आइडिया अपनाता है, यानी चेन ड्रिवन होता है, यानी कि जो चेन होती है वो ट्रांसमिट करती है क्रैंकशाफ्ट का मोशन कैमशाफ्ट में। और जो सल्जर इंजन होते हैं उसमें दोस्तों गियर अरेंजमेंट यूज होता है, यानी कि गियर्स के थ्रू जो क्रैंकशाफ्ट का मोशन है वो कैमशाफ्ट में ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों ये जहां पे ये चीज प्रोवाइडेड होती है, जो भी आपका इंजन है, चाहे सल्जर है या MAN B&W है, तो वहां पे दोस्तों ये जो चीज यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है चेन या फिर गियर, उसके लिए एक अलग से केसिंग होती है और वही केसिंग है दोस्तों ये चेन और गियर केसिंग। और इस केसिंग में जाने के लिए दोस्तों एक अलग से एक्स्ट्रा एक डोर प्रोवाइडेड होता है, एक अलग से एक एक्स्ट्रा क्रैंकेज डोर प्रोवाइडेड होता है। तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ सिलेंडर्स आपके इंजन में, अगर समझ लीजिए आपके इंजन में 6 सिलेंडर्स हैं तो आपके क्रैंकेज डोर्स कितने होंगे, 7। अगर आपके इंजन में 8 सिलेंडर है तो दोस्तों आपके क्रैंकेज डोर्स कितने होंगे, 9। एक डोर हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा चेन एंड गियर केसिंग के लिए, या तो चेन केसिंग होगी या फिर गियर केसिंग होगी अकॉर्डिंग टू द इंजन। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्रैंकेज रिलीफ वाल्व। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्रैंकेज रिलीफ वाल्व प्रोवाइडेड होते हैं। इनका क्या पर्पस होता है दोस्तों, क्रैंकेज एक्सप्लोजन से ये प्रिवेंट करते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों जब हम क्रैंकेज एक्सप्लोजन को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हर एक क्रैंकेज डोर के पीछे दोस्तों एक रिलीफ वाल्व प्रोवाइडेड होता है। इसका पर्पस बस इतना होता है कि क्रैंकेज एक्सप्लोजन से ये प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है एक थ्रस्ट ब्लॉक। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा थ्रस्ट ब्लॉक लिखा हुआ है, ये रहा थ्रस्ट ब्लॉक। दोस्तों थ्रस्ट ब्लॉक का क्या काम होता है, जब भी प्रोपेलर वाटर में रोटेट करता है, तब जो दोस्तों प्रोपेलर का जो थ्रस्ट है वो ये जो थ्रस्ट ब्लॉक है वो शिप के हल में ट्रांसमिट करता है। फिर से वापस बोलता हूं, जो प्रोपेलर का जो थ्रस्ट है, प्रोपेलर की वजह से जो थ्रस्ट आ रहा है उस थ्रस्ट को शिप के हल में ट्रांसमिट करता है
थ्रस्ट ब्लॉक। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि बोल देते हैं कि जो मेन इंजन का जो थ्रस्ट होता है उसको दोस्तों ये शिप के हल में ट्रांसमिट करता है। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। जो प्रोपेलर का जो थ्रस्ट होता है उसको ये मेन इंजन में जो शिप का हल है उसमें ट्रांसमिट करता है। तो ये पर्पस हो गया दोस्तों थ्रस्ट ब्लॉक का। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों है फ्लाईव्हील। ये इतना बड़ा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लाईव्हील प्रोवाइडेड है। ये इतना बड़ा फ्लाईव्हील पूरा प्रोवाइडेड है। फ्लाईव्हील का दोस्तों पर्पस आपको पता ही है, बिल्कुल आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ ही रहे होंगे कि फ्लाईव्हील का पर्पस ये होता है कि पावर स्ट्रोक के दौरान दोस्तों ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है और बाकी के स्ट्रोक के दौरान ये फिर से एनर्जी को रिलीज करता है ताकि मेन इंजन में जो आपका पिस्टन का मोशन है वो अच्छे से बना रहे। बस इतना सा पर्पस है दोस्तों फ्लाईव्हील का। और फ्लाईव्हील के साथ दोस्तों एक और चीज यहाँ पे कनेक्टेड है, वो है टर्निंग गियर मोटर। ये रही दोस्तों फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड है टर्निंग गियर मोटर। टर्निंग गियर मोटर का दोस्तों क्या काम है? ये एक ऐसी मोटर है जो कि टर्निंग गियर को ड्राइव करती है। इस मोटर और इस फ्लाईव्हील के बीच में गियर्स लगे हुए होते हैं, उन गियर को बोलते हैं टर्निंग गियर। और उन गियर को ड्राइव कौन करता है? एक मोटर। उस मोटर को हम क्या बोलते हैं? टर्निंग गियर मोटर। तो इंजन की स्टार्टिंग के टाइम पे दोस्तों हमको इंजन को एक बार रोटेट करना पड़ता है, एक टर्न रेवोल्यूशन देना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम वो रेवोल्यूशन कैसे देते हैं दोस्तों? टर्निंग गियर मोटर को हमने ऑन कर दिया और उसके बाद दोस्तों मोटर क्योंकि रन करने लगी तो ये गियर भी रोटेट करेंगे। गियर रोटेट करेंगे तो दोस्तों ये गियर किसके कनेक्शन में है? फ्लाईव्हील के। फ्लाईव्हील भी रोटेट करेगा। फ्लाईव्हील किसके कनेक्शन में है? क्रैंकशाफ्ट के। तो क्रैंकशाफ्ट भी रोटेट करेगा। क्रैंकशाफ्ट किसके कनेक्शन में है? कनेक्टिंग रॉड के। कनेक्टिंग रॉड किसके कनेक्शन में है? क्रॉसहेड के थ्रू पिस्टन रॉड के। और पिस्टन रॉड किसके कनेक्शन में है? पिस्टन में। पूरा सीरीज समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से सिर्फ ये एक मोटर स्टार्ट करने से आपका पूरा का पूरा इंजन जो है वो टर्न होने लग जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोस्तों दो मेन इंजन ल्यूबॉयल पंप्स प्रोवाइडेड है। ये रहा फर्स्ट मेन इंजन ल्यूबॉयल पंप और ये रहा दोस्तों सेकंड मेन इंजन ल्यूबॉयल पंप। छोटे से आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनका पर्पस क्या होता है दोस्तों? मेन इंजन में ल्यूबॉयल को सप्लाई करना। नाम से ही दोस्तों पता चलता है मेन इंजन को ल्यूबॉयल में सप्लाई करना इनका काम है, मेन इंजन ल्यूबॉयल पंप्स। ये दोनों पंप्स दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं और ये होते हैं इंजन ड्रिवन, यानी जब भी इंजन चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर ल्यूबॉयल सप्लाई करना शुरू कर देंगे और जब भी इंजन स्टॉप हो जाएगा तो ये पंप भी स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक फाइनल चीज बाकी है जो कि है स्टर्न ट्यूब फॉरवर्ड सील। आप देख सकते हैं ये जो है वो हमारा टेल शाफ्ट जा रहा है और यहां पर दोस्तों लग रखी है फॉरवर्ड सील, स्टर्न ट्यूब फॉरवर्ड सील। ये रही दोस्तों, नाम लिख रखा है स्टर्न ट्यूब फॉरवर्ड सील। इसका दोस्तों क्या पर्पस होता है? हमने दोस्तों बात की कि स्टर्न ट्यूब के ल्यूब्रिकेशन के लिए हम ल्यूबॉयल को यूज करते हैं। उस ल्यूबॉयल को मेन इंजन रूम में आने से प्रिवेंट करती है स्टर्न ट्यूब फॉरवर्ड सील। जी हाँ दोस्तों, जो ल्यूबॉयल स्टर्न ट्यूब के ल्यूब्रिकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है उस ल्यूबॉयल को मेन इंजन में लीक होने से, मेन इंजन में आने से या फिर लीक होने से प्रिवेंट करता है स्टर्न ट्यूब फॉरवर्ड सील। बस दोस्तों इतना सा पर्पस है इस पर्टिकुलर सील का। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिए हैं चारों के चारों डेक्स और अब बारी आती है हर एक मशीनरी को इन डिटेल डिस्क्राइब करने की। दोस्तों हम सब कुछ आपको डिस्क्राइब करेंगे, हर एक मशीनरी को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक डिवाइस को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले आपको कौन सी मशीनरी चाहिए। हम जितनी भी मशीनरी आप बोलेंगे उन हर मशीनरी पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है दोस्तों तो आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। वो आर्टिकल आपको कहां पे मिलेंगे? हमारे ब्लॉग पे मिलेंगे, द मरीन वेल्स के ब्लॉग पे मिलेंगे दोस्तों। उस ब्लॉग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आपको ये सारे के सारे डायग्राम्स भी मिल जाएंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हमारे द्वारा नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके पढ़ाई में और आप कभी भी सेल्फ स्टडी कर सकें। तो दोस्तों आपकी ऐसे ही हम हेल्प करते रहेंगे, मरीन इंजीनियरिंग का कंटेंट ऐसे ही लाते रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों हम जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो दोस्तों आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसी और भी मशीनरीज को लेकर मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। गुड बाय।